Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel. बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार की ताजा खबर। श्री रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज उरुवा के प्रधानाचार्य निलंबित। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरखपुर जनपद अंतर्गत उरुवा बाजार स्थित श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र को गंभीर आरोपों के चलते पद से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा की गई है। प्रधानाचार्य पर अवज्ञा, अनुशासनहीनता, कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा, मिथ्यारोप तथा वित्तीय अनियमितता जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की जांच के लिए गठित जांच समिति ने आरोपों की पुष्टि की है। साथ ही यह भी सामने आया कि जांच प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया। इसी क्रम में प्रबंध समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 28 दिसंबर 2025 के तहत इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16, 6, 5 क एवं ख के अंतर्गत प्रधानाचार्य को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। निलंबन अवधि के दौरान डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र को नियमानुसार निलंबन भत्ता दिए जाने की बात कही गई है, जबकि उपस्थिति और अन्य दायित्वों को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रबंध समिति के आदेशानुसार विद्यालय का समस्त कार्यभार श्री राम कुमार वरिष्ठ प्रवक्ता को सौंप दिया गया है, जो आगामी आदेश तक प्रभारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। एक और खबर अरब से आ रही है, जहां सऊदी अरब ने यमन पर किया एक और बड़ा हवाई हमला। प्राप्त खबर के अनुसार यमन पर सऊदी की एयर स्ट्राइक के बाद उठने लगी भीषण आग की लपटें। सऊदी अरब ने मंगलवार को मीडिया में बताया कि उसने यमन के बंदरगाही शहर मुकल्ला पर बमबारी की है, क्योंकि वहां अलगाववादी बल के लिए हथियारों की एक खेप संयुक्त अरब अमीरात से आई थी। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने जिस जहाज पर हमला किया वह संयुक्त अरब अमीरात से आया था। ऐसे में यह हमला राज्य और अमीरात द्वारा समर्थित दक्षिणी संक्रमण परिषद के बीच तनाव में नई वृद्धि का संकेत देता है। यह रियाद और अबू धाबी के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बनाता है, जो यमन के दशक लंबे युद्ध में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी पक्षों का समर्थन कर रहे थे। सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा जारी सैन्य बयान में हमलों की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि जहाज यूएई के पूर्वी तट पर फुजैराह बंदरगाह से वहां पहुंचे थे। एक और खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां खालिदा जिया का हो गया निधन। प्राप्त सूचना अनुसार बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं बेगम खालिदा जिया का मंगलवार को हो गया निधन। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। आगे कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले। एक और खबर ईरान से आ रही है, जहां सड़कों पर उतरी जनता। नेपाल के बाद अब ईरान में भी जेन-जेड सड़कों पर उतर चुका है। तेहरान की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, दिस इज द फाइनल बैटल, यानी ये निर्णायक लड़ाई है।
इस नारे का सीधा मतलब है कि ईरान की अवाम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उतर गई है। एक और खबर ताइवान से आ रही है, जहां चीन ने ताइवान की संप्रभुता को पहुंचाई ठेस। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ताइवान के निकट ब्लॉकेड ड्रिल मंगलवार को भी जारी रही। चीन ने ड्रिल के दूसरे दिन ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान लाइव फायर ताकत का प्रदर्शन करते हुए इसे जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया और स्वशासित द्वीप ताइवान के लिए किसी बाहरी सशस्त्र समर्थन को रोकने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने द्वीप के उत्तर और दक्षिण में जल क्षेत्रों में विध्वंसक फ्रिगेट, लड़ाकू विमान और बमवर्षक भेजे ताकि समुद्र वायु समन्वय और नाकाबंदी की क्षमता का परीक्षण किया जा सके। वहीं ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के कम से कम 90 विमान और कई युद्धपोत उसकी हवाई सीमा रेखा में घुस गए और संप्रभुता का उल्लंघन किया। एक और खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां एक और हिंदू की हत्या के मामले से माहौल हुआ गर्म। प्राप्त खबर के अनुसार बांग्लादेश में 10 दिन में तीसरे हिंदू युवक बजेंद्र बिस्वास की हत्या कर दी गई। यह घटना बांग्लादेश के उसी मयमनसिंह जिले में हुई, जहां 18 दिसंबर को दीपू चंद्रदास नामक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दिए जाने के बाद उसे बीच चौराहे पर जला दिया गया था। इस ताज़ी घटना से एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़क उठी है। बताया जा रहा है कि मयमनसिंह के भालुका स्थित एक कपड़ा कारखाने में एक हिंदू युवक और अंसार सदस्य बजेंद्र बिस्वास की उसके सहकर्मी ने बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। अंसार बांग्लादेश का एक अर्धसैनिक बल है जो ग्राम रक्षा इकाई के रूप में कार्य करता है। बजेंद्र की उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है। एक और खबर संभल से आ रही है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर कर लिया गया है कब्जा। प्राप्त सूचना अनुसार संभल में विवादित मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू हो गई है और कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन की नपाई की जा रही है। भारी पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकान और दुकानें बनाने का आरोप है। संभल में पुलिस प्रशासन सुपर एक्टिव मोड पर है। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस फोर्स के साथ आरएएफ और पीएसी की भी तैनाती की गई है।